हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेस्ट। दिस इज अजय शर्मा। आज हम आईपीमेट इंदौर 2023 के जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का शॉर्ट आंसर सेक्शन था उसके क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए हम एक बात और सीखेंगे कि कैसे एग्जाम में हम क्वेश्चंस को ए, बी या सी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप इजी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें, मॉडरेट क्वेश्चंस को आप सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करें और जो टफ क्वेश्चंस हैं उन्हें आप लास्ट राउंड के लिए छोड़ें। तो ए कैटेगरी क्वेश्चन वो होंगे जिन्हें हमें फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए, जो कम समय लेंगे, जिनमें हमारी एक्यूरेसी हाई होती है। बी कैटेगरी क्वेश्चंस जो हमें मालूम है हम कर सकते हैं बट थोड़ा सा समय लेंगे, केयरफुल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनको हम जनरली मार्क फॉर रिव्यू करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कैटेगरी सी क्वेश्चंस जिन्हें मालूम है कि या तो हम गलत करेंगे और अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको हमेशा लास्ट के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए, शुरुआत में अटेम्प्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन ए कैटेगरी का क्वेश्चन है, दैट मीन्स इसे हमें तुरंत अटेम्प्ट करना होगा। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द कर्व्स y is equal to 4970 माइनस मॉड्यूलस x एंड y is equal to x स्क्वायर s। अगर हम यहाँ पर इनका कर्व प्लॉट करने की कोशिश करें तो ये हमारा जो कर्व है ये तो होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। यहाँ पर अगर हम इसको x एक्सेस यहाँ लिख रहे हैं और ये हमारी y एक्सेस हो गई है। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 एंड सो ऑन। और ये जो दूसरा हमारा कर्व है ये है y इज इक्वल टू 4970 माइनस मॉड्यूलस x का। अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू आएगी 4970। नाउ अब हम x की वैल्यू +1 लें या -1 लें, दोनों ही केस में मॉड्यूलस लेते ही हमें 1 मिलेगा, तो हमारी y की वैल्यू हो जाएगी 4969। दैट इज x इक्वल टू 1 लेते हैं तो भी 4969 और -1 लेते हैं तो भी 4969। सो इस तरह से हम ये दो कर्व्स को अगर चाहें तो प्लॉट कर सकते हैं। हमें पूछा क्या गया है, ये जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें मिले हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, लेट अस से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट ए से और इसे पॉइंट बी से। नाउ यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बड़ा आसान होगा, हम इस पॉइंट पर x की वैल्यू और इस पॉइंट पर x की वैल्यू निकालें और देन उनके बीच का डिस्टेंस हम इमीडिएटली निकाल सकते हैं। इन दोनों कर्व्स को हम आपस में इक्वल कर देते हैं क्योंकि पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ही कर्व्स में y की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। सो 4970 माइनस मॉड्यूलस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ मॉड्यूलस x के साथ हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल समझते हैं कि अगर x की वैल्यू मोर देन 0 है तो मॉड्यूलस x को सॉल्व करते समय हम लिखेंगे +x, और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो मॉड्यूलस x को सॉल्व करते समय हम क्या लिखेंगे, -x। ना ध्यान रखिएगा x एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। इट लुक्स की आंसर नेगेटिव हो गया है बट एक्चुअल में ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पर हम पहले फर्स्ट सिचुएशन पे फोकस करते हैं जहाँ पर x मोर देन 0 है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4970 माइनस एक्स, बिकॉज मॉड्यूलस x को हम एज इट इज बाहर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4970 इज इक्वल टू 0। हम इसके दो फैक्टर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 71x माइनस 70x माइनस 4970 इज इक्वल टू 0, x प्लस 71 माइनस 70x प्लस 71, यहाँ पर हमारा x कॉमन लिया है हमने, दिस इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 71 और x माइनस 70 दो वैल्यूज हम यहाँ पर फैक्टर्स हमारे आ जाएंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू या तो -71 होगी या x की वैल्यू 70 होगी। क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि x मोर देन 0 है, इस वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई दैट इज 70। तो ये जो पॉइंट हमारा है यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या आ रही है, 70। सिमिलरली अगर हम सेकेंड केस पर नजर डालेंगे
जब x लेस देन 0 होगा तो इमीडिएटली हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये जहां माइनस लिखा था वहां पर क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि मॉडुलस x माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहां जहां हमने प्लस लिखा था वो माइनस बन जाएगा। फैक्टर करते समय ये इस तरह से जो ब्रेक करेंगे हम बीच वाले पार्ट को, ये चेंज हो जाएंगे और x माइनस 70 हो जाएगा और ये 71, और यहाँ पर भी x माइनस 71। तो हमारे दो फैक्टर्स आ जाएंगे, x माइनस 71 एंड x प्लस 70। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो आएगी 71 और एक आएगी माइनस 70 ना। क्योंकि हमने सेकंड केस में अज्यूम किया है कि x लेस देन 0 है, तो इस वैल्यू को इग्नोर करना होगा। हमारी सेकंड वैल्यू होगी x इक्वल्स टू माइनस 70। दैट मीन्स अगर हम यहां पर बात करें इस पॉइंट की, तो x की वैल्यू है माइनस 70। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये ओरिजिन से 70 यूनिट इधर है और ये ओरिजिन से 70 यूनिट इधर है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 140 यूनिट्स। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस को हम एग्जाम में सबसे लास्ट राउंड में अटेम्प्ट करते हैं। अगर सही अप्रोच मालूम हो तो हाँ, आप इसे फर्स्ट राउंड में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप विद इन अ मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इफ 3 consecutive coefficients in the expansion of x plus y whole raised to the power n are in the ratio 1:9:63, then the value of n is। Now जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन x plus y raised to the power n के कोएफिशिएंट्स की बात करते हैं, तो ये शुरुआत होगी n c0 से, फिर n c1, n c2 एंड सो ऑन, और हमारा लास्ट कोएफिशिएंट होगा n c n। नाउ शॉर्टकट समझने के लिए हम एक काम करते हैं, से n की वैल्यू हमने ले ली है 17, और जो तीन कंसेक्यूटिव टर्म है उनमें यहाँ पर 0 1 2 जैसे हमने लिखा है, तो हम लिखेंगे लेट्स से 17 c2, 17 c3 और 17 c4। नाउ हमने ये आर्बिट्ररी वैल्यू ली है जस्ट टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये 17 मल्टीप्लाइड बाई 16। यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3। न्यूमरेटर पर तो वैल्यू रिड्यूस हो रही है और डिनोमिनेटर पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एक एक मेंबर ऐड ऑन हो गए यहाँ पर। और अगर हम लास्ट टर्म की बात करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 17 16 15 ठीक है ना। ये 17 16 और 1 2 हर एक टर्म में हम यहाँ पर से कैंसिल कर देंगे। तो प्राइमरीली यहाँ पर अगर हम इसका रेशियो देखेंगे तो ये क्या होगा, 1 इज टू लेट अस से 15/3 इज टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 14/3 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो यहां से यहां आने पर एक एक टर्म आ गई है, यहां पर एक एक टर्म और आ गई है और रिड्यूस हो रही है। क्वेश्चन में हमें ये रेशियो 1:9:63 के बने। अब हम 1:9:63 कैसे ला सकते हैं, चलिए सबसे पहले यहां तो 1 होगा ही होगा, बिकॉज इसकी जो दोनों टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। अब 9 लाने का एक तरीका है 9/1, 9 लाने का दूसरा तरीका है 18/2, 9 लाने का तीसरा तरीका है 27/3, 9 लाने का चौथा तरीका 36/4 एंड सो। ना जैसे ही हम अगली टर्म में जाएंगे, यहां क्या होगा, 1 × 2 हो जाएगा और ये 9 × 8 हो जाएगा, बट देन हमें 63 चाहिए, ये 63 नहीं आ रहा। यहां क्या होगा, एक टर्म ये आगे बढ़ जाएगा 2 × 3 और ये 18 × 17, ये भी 63 नहीं हो रहा। यहां क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 और 27 मल्टीप्लाइड बाई 26, ये भी 63 नहीं हो रहा। पर अगर हम यहां पर देखें तो ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 35 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। 5 गोज इंटू 35 7 टाइम्स, 4 गोज इंटू 36 9 टाइम्स, और 9 और 7 क्या हो गया है 63, और 36/4 ये हो गया है 9 और ये 1। तो यहां पर हाँ हमें हमारे काम की वैल्यू मिल सकती है ना। अगर हम इस पूरे टर्म पे फोकस करें या इस टर्म पे फोकस करें, यहां पर दिख रहा है 36 × 35 और 4 × 5। तो एक्चुअल में अगर पूरे एक्सपांशन को हम लिखते और कैंसिल नहीं करते तो यहां 3 2 और 1 होता और यहां होता
37, 38 एंड 39। तो हमारी n की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? 39। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये एक ऑल्टरनेट टेक्निक है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, लेकिन हाँ, हमें सिस्टमेटिक अप्रोच जो है वो भी मालूम होनी चाहिए। सपोज हमारे वो तीन कोएफिशिएंट्स क्या क्या हैं? n, c, r-1, n, c, r और n, c, r+1। इन तीनों का जो रेशियो है वो हमें क्या गिवन है? 1:9:63। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r-1 फैक्टोरियल एंड n माइनस r+1 फैक्टोरियल। बेसिक फॉर्मूला एनसीआर का जो है वो हमें मालूम होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम बात करें सेकंड पर, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल एंड देन r फैक्टोरियल एंड देन n माइनस r। एंड अगर हम फाइनली इस पर बात करें तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल एंड n माइनस r-1 फैक्टोरियल। ये रेशियो हमें गिवन है 1:9:63। नाउ चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना हमें आना चाहिए। एक तो ये n फैक्टोरियल तो हम कैंसिल कर सकते हैं, राइट? यहां पर अगर हम फोकस करें तो वी कैन से दिस इज r-1 फैक्टोरियल। व्हाट अबाउट दिस? इसे हम लिखेंगे n माइनस r+1। फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, इसको एक 1 रिड्यूस कर देंगे तो ये हो जाएगा n माइनस r। और एक स्टेप और अगर हम आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा n माइनस r-1। हमने ये ऐसा क्यों किया है? क्योंकि यहां पर भी n माइनस r-1 फैक्टोरियल है, वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, अगर हम नेक्स्ट टर्म पे मूव करें तो क्या करेंगे? 1। ना ये जो r है, r फैक्टोरियल, उसको हम लिखेंगे r मल्टीप्लाइड बाई r-1 फैक्टोरियल। ऐसे ही n माइनस r फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n माइनस r मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r-1 फैक्टोरियल। एंड फाइनली ये जो हमारे पास लास्ट टर्म आई है, अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा? 1/r+1 मल्टीप्लाइड बाई r मल्टीप्लाइड बाई r-1 फैक्टोरियल। हम एक एक रिड्यूस करते जा रहे हैं और ये हो गया है n माइनस r-1 फैक्टोरियल। नाउ यहाँ पर r-1 फैक्टोरियल सभी में है, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। n माइनस r-1 फैक्टोरियल ये भी सभी में है, इसे भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा? 1/, यहां बचेगा n माइनस r+1, n माइनस r, यहां क्या बचेगा हमारे पास में? r और n माइनस r, और यहां लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा? 1/, एक तो r बचेगा और एक r+1 बचेगा। ये रेशियो क्या गिवन है? 1:9:63। अब हम इन दोनों को ले लें। अगर इन दोनों के रेशियो की बात करें तो यहाँ n माइनस r कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आएगा n माइनस r+1 अपॉन r इज इक्वल टू 9। क्योंकि हम अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर 9 आना चाहिए यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट अगर हम मूव कर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी n माइनस r+1 इज इक्वल टू 9r, या हम इसे लिखेंगे n माइनस 10r+1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम इसका और इसके बारे में बात करें तो क्या होगा? तो यहां पर ये r कैंसिल हो जाएगा, n माइनस r अपॉन r+1 और 63/9 ये हो गया है 7। सिंप्लीफाई करेंगे n माइनस r 7r प्लस 7, और फर्दर इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 8r माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हमें n की वैल्यू निकालनी है, या तो हम क्विकली यहाँ पर r की वैल्यू निकाल दें और फिर n की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर डायरेक्टली हम यहाँ पर r एलिमिनेट कर दें, जैसा हमको कन्वीनियंट लगे
सपोज यहाँ पर हम n को एलिमिनेट कर देते हैं, तो -8r + 8r ये हो गया है -2r, 7 + 1 8 = 0। तो हमारे पास इससे r की वैल्यू आ जाएगी, ओके। r की वैल्यू 4 हम किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, सपोज हम यहाँ पुट करें तो n -40 + 1 = 0, n = 39। तो आप देख सकते हैं कि सिस्टमेटिक जो अप्रोच है उसमें आप आंसर तो ला सकते हैं, बट ये समय कंज्यूम कर रहा है और आपको बहुत केयरफुल रहना होता है कि कहीं भी एक भी प्लस माइनस हो गया तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम शुरुआत में अटेम्प्ट नहीं करते हैं अनलेस हमें ऑल्टरनेट अप्रोच मालूम है और क्विकली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस को हम सेकेंड या थर्ड राउंड में अटेम्प्ट करते हैं। एफ एन की वैल्यू गिवन है 1 + 2 + 3 अप टू n+1। जी एन हमें डिफाइन किया गया है सिग्मा फ्रॉम के की वैल्यू 1 to n 1/f(k). देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच जी एन एक्सीड्स द वैल्यू 99/100 इज। नाउ सबसे पहले हम फोकस करते हैं एफ एन पे। ये हमें क्या गिवन है, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n+1। नाउ इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, हमें मालूम है ये होगा n+1 मल्टीप्लाइड बाई n+2 अपॉन 2k, क्योंकि हमारा जो बेसिक सिग्मा n का फॉर्मूला है अगर आपको ध्यान हो तो ये क्या होता है n मल्टीप्लाइड बाई n+1 अपॉन 2। दैट इज अगर हम 1 से लेके n तक कैलकुलेशन करते हैं, ऐड करते हैं तो होता है। यहां पर हमें सिग्मा n+1 करना है, यानी जहां जहां हमने n लिखा है वहां पर n+1 लिखते हैं तो ये वैल्यू आ गई। दैट मीन्स अगर हमें f1 की वैल्यू निकालनी हो तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2 एंड 1 + 2 3 अपॉन 2। व्हाट अबाउट f2, ये हो जाएगा 2 + 1 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 2। f3 क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 2 एंड सो ऑन। और fn तो हमें मालूम ही है क्या है, ये n+1 मल्टीप्लाइड बाई n+2 अपॉन। अच्छा, gn हमें क्या डिफाइन किया गया है, gn है सिग्मा ऑफ दिस वैल्यू, यानी k की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा f1 1/f1 प्लस 1/f2 एंड 1/f3। ऐसे करते करते हम अगर k की जगह n पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 1/fn। हमें इन सभी वैल्यूज को ऐड करके और gn की वैल्यू निकालनी है। ये सभी वैल्यूज हमारे पास यहाँ है, पर इसको लिखते समय हम थोड़ा सा केयरफुल रहें। जैसे f1 की वैल्यू है 2 × 3/2, तो 2 ऊपर ले जाएं तो हम इसको तुरंत लिखेंगे, ये होगा 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई n+1 n+2। नाउ इसके आगे इसे सॉल्व करना काफ़ी आसान होगा बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो करता है जो आपने डेफिनेटली कई बार किया होगा। यहाँ हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1/2 इंटू 1/3, या इसको हम 1/2 माइनस 1/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × 3 एलसीएम आएगा, 3 - 2 1/2 × 3 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट में क्या होगा, ये होगा 1/3 माइनस 1/4। अगर हम एक स्टेप और आगे जाएं तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5 एंड सो ऑन। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, 1/n+1 माइनस 1/n+। नाउ यहां पर देखेंगे -1/3 प्लस 1/3 माइनस प्लस माइनस प्लस ये सब कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ एक तो ये टर्म बचेगी और एक ये लास्ट की टर्म बचेगी। चलिए इसको रीराइट करते हैं, 2 1/2 माइनस 1/n+2। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें 2, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई n+2
और न्यूमरेटर पर होगा n+2 -2, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास वैल्यू आएगी n/n+2। ये हमारी gn की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, n की हमें लीस्ट वैल्यू पता करनी है, जिससे के लिए gn जो है वो इस वैल्यू से बड़ा हो जाए। gn हमारे पास है n/n+2। हम चाहते हैं कि ये 99/100 से बड़ा हो जाए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स को डील कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज नहीं होगा। इज ग्रेटर देन 99n प्लस 198, 99n इधर आ गया, n की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 198, दैट इज n की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हम ले सकते हैं वो ले सकते हैं 199। वैसे तो n की वैल्यू 199 से ऊपर भी हम ले सकते हैं, बट स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी गई है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 199। ये क्वेश्चन मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। नॉर्मल इस तरह के क्वेश्चंस को हम लास्ट राउंड में अटेम्प्ट करना पसंद करते हैं। इन अ चेस टूर्नामेंट देयर आर 4 ग्रुप्स ईच कंटेनिंग एन इक्वल नंबर ऑफ प्लेयर्स, और कुछ एडिशनल कंडीशंस हमें गिवन है। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम यहाँ पर 4 ग्रुप्स बना लेते हैं। हर एक में इक्वल नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं। कितने प्लेयर्स हैं, लेट अस से n प्लेयर्स यहाँ पर हैं, n प्लेयर्स यहाँ पर हैं, n प्लेयर्स यहाँ पर हैं, और n प्लेयर्स यहाँ पर हैं। ईच प्लेयर प्लेज अगेंस्ट एवरी अदर प्लेयर बिलोंगिंग टू वंस ओन ग्रुप एग्जैक्टली वंस। तो यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं इस ग्रुप में, उन सभी मेंबर्स के बीच में आपस में मैच हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही मैच हो रहा है। तो क्या करें, पहले हमें 2 पर्सन्स को चुनना होगा आउट ऑफ n प्लेयर्स, सो दैट वी कैन डू इन NC2 ways। और ये हर बार जब भी हम 2 मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं तो उनके बीच में एक मैच होता है। ये सिचुएशन हमें चारों ग्रुप्स में मिलेगी। तो हम यहाँ पर एक काम करें, टोटल मैचेस अगर हम फर्स्ट केस के ऊपर फोकस करें तो वो हो जाएगा NC2 मल्टीप्लाइड बाई 4। NC2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, NC2 होता है n-1 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये तो NC2 हो गया। और ऐसे 4 ग्रुप्स हैं, तो अगर 4 से हम मल्टीप्लाई करें तो यहां पर नंबर ऑफ मैचेस हो जाएंगे 2n² माइनस 2n। ये हो गया है जब जो मेंबर्स हैं वो विद इन द ग्रुप मैच खेल रहे हैं। ओके, एक और कंडीशन गिवन है, ईच प्लेयर प्लेज अगेंस्ट ईच प्लेयर बिलोंगिंग टू वन ऑफ द रिमेनिंग 3 ग्रुप्स एग्जैक्टली ट्वाइस। यहां का हर एक मेंबर इन तीनों में से किसी एक ग्रुप के हर एक मेंबर के साथ 2 मैच खेलता है, कि हमें नहीं मालूम है वो किसके साथ खेल रहा है। लेट अस से इन दोनों के बीच में जो मैच हो रहा जो होंगे उसमें हर एक प्लेयर 2 मैच खेलेगा। हम सिर्फ फर्स्ट ग्रुप के साथ फोकस करते हुए चलेंगे और बाकी सारे ग्रुप्स की वैल्यूज हम इमीडिएटली निकाल लेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहां से एक मेंबर का सिलेक्शन करना होगा। इट कैन बी डन इन NC1 वेज। यहां से भी एक मेंबर का सिलेक्शन करना होगा, इट कैन बी डन इन NC1 वेज। और इन दोनों के बीच में जो नंबर ऑफ मैचेस हैं वो कितने होंगे, नाउ NC1 होता है n, तो n इंटू n इंटू 2, तो प्राइमरली हम कहेंगे 2n² मैचेस हो गए। ओके, अभी इनको एक कंडीशन पे और फोकस करना है, याद रखिएगा हर एक ग्रुप के साथ चलना है हमें। अगेंस्ट ईच प्लेयर बिलोंगिंग टू वन ऑफ द रिमेनिंग 2 ग्रुप्स एग्जैक्टली 3 टाइम्स एंड अगेंस्ट ईच प्लेयर बिलोंगिंग टू द रिमेनिंग ग्रुप एग्जैक्टली 4 टाइम्स। ओके, नाउ इनका इस ग्रुप के मेंबर के साथ तो 2 मैचेस हो रहे हैं हर एक प्लेयर के साथ। व्हाट अबाउट हियर, हम कहेंगे 3 मैचेस हो रहे हैं। तो बात वही है, NC1 इंटू NC1 इंटू 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3n²। और यहाँ के हर एक मेंबर के साथ 4 मैचेस हो रहे हैं, तो हम कहेंगे 4n²। तो ग्रुप जो फर्स्ट ग्रुप जिसको आप कह सकते हैं यहाँ पर जो ये वाला ग्रुप है, इसके तो सारे मैचेस हो गए ना। अब हम फोकस करेंगे नेक्स्ट ग्रुप पर। नेक्स्ट ग्रुप में क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखिए। तो यहां पर अगर हम इस पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें, ये ऑलरेडी अपने 2 मैचेस वाला जो केस था वो हमने कंसिडर कर लिया है। ओके, अब हमें चाहिए 3 और 4, पर हम इसको यहां पर 3 नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है वो ऑलरेडी अपने 3 वाले मैचेस भी कर चुका है। तो इसका मतलब है यहां पर ये 4 मैचेस खेल रहे हैं।
ओके, तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में 4-4 मैचेस हो रहे हैं हर एक प्लेयर के बीच में। सो NC1 इंटू NC1 इंटू 4 करेंगे तो वी विल गेट 4n²। ओके, अब यहाँ पर 2 मैचेस वाला केस कंसिडर हो गया है, 4 मैचेस वाला केस कंसिडर हो गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ही 3 मैचेस इसके साथ हो रहे हैं, तो वी विल गेट 3n²। जरा इस ग्रुप की बात करते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो ये 3 मैचेस वाला केस इनका हम कंसिडर कर चुके हैं, 4 मैचेस वाला केस कंसिडर कर चुके हैं, अभी इन्हें 2 मैचेस भी खेलने हैं, तो वो ये वाला होगा। तो यहां पर भी अगेन क्या हो जाएगा 2n²। व्हाट अबाउट दिस ग्रुप? देखिए इन्होंने 4 मैचेस खेल लिए हैं, 2 वाला भी केस हो गया है, 3 वाला भी हो गया है, सारे केसेस हमने कंसिडर कर लिए। तो ये हमारे टोटल मैचेस हो गए। It is given that there are more than 1000 matches being played in the tournament. Minimum possible value of number of players in each group हमें पता करनी है, यानी n की मिनिमम। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोटल मैचेस को। जरा इनको ऐड करें, 2, 4, 7, 11, 15, 18, 20, तो ये हो गया है 20n² minus 2n। दिस शुड बी मोर देन 1000। 2 यहां पर हम कॉमन लेके और कैंसिल कर देते हैं, तो क्या होगा 10n² माइनस n इज मोर देन 500। n कॉमन ले लें तो ये आएगा 10n माइनस 1 इज मोर देन 500। नाउ यहां पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस रहेंगे। ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम आर्बिट्ररी वैल्यूज लेके उन्हें प्लेस कर लें, क्योंकि हमें 500 चाहिए। मे बी हम एक काम कर सकते हैं, यहां पर हम 10 ले लें, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 99, सो दिस इज 990। डेफिनेटली 500 से बड़ा है, पर हमें मिनिमाइज करना है, तो लेट्स गो फॉर 9। अगर हम इसको 9 लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 89। ये भी डेफिनेटली 9 इंटू 89 करने पर हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो होती है 801, विच इज मोर देन 500। अगर हम यहाँ पर 8 ले लें तो ये हो जाएगा 8, 80 माइनस 1 79, तो ये हो जाएगा 632। डेफिनेटली ये भी 500 से बड़ा है जब हम n की वैल्यू 8 लिखते हैं। व्हाट अबाउट 7? 7 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 70 माइनस 1 69। ये 490 से भी कम हो गया है, इनफैक्ट ये 483 हो गया है, विच इज लेस देन 500। तो हम n की वैल्यू 7 नहीं ले सकते। वी कैन टेक n की वैल्यू 8, 9, 10 और हायर, बट हमें लीस्ट वैल्यू पूछी गई है, तो n की लीस्ट वैल्यू क्या होगी 8, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है एंड डेफिनेटली फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन है। Let a, b, c, d be positive integers such that a plus b plus c plus d is equal to 2023. a is to b given है 2 is to 5, c is to d given है 5 is to 2। हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है a प्लस c की। a is to b हमें गिवन है 2 is to 5, तो हम एक काम कर सकते हैं, a की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं 2x और b की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली c is to d हमें गिवन है 5 is to 2, तो c को हम अज्यूम कर लेते हैं 5y और d को हम लेंगे 2y। जल्दबाजी में से आप 5x और 2x मत लीजिएगा, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि ए बी और सी डी के बीच में जो रिलेशन है क्या वो सिर्फ x से ही रिलेटेड है या कोई और वेरिएबल के साथ वो रिलेटेड है। इन चारों का सम दैट इज a प्लस बी, ये हो गया है 7x और c प्लस डी 7y, ये हमें गिवन है 2023। तो इससे हम x प्लस y की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम 7 लेके यहाँ पे डिवाइड कर दें, 7 2 टाइम्स 14 62, 7 8 टाइम्स 56 63, 7 9 टाइम्स x प्लस y की वैल्यू हमारे पास 289 आ गई। क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है किसकी, a प्लस c की। a हो गया है 2x, c हो गया है 5y। यहां पर एक काम करें, 2x प्लस 2y प्लस 3y लिखते हैं, तो 2x प्लस 2y क्या हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई, x प्लस वाई है 289 प्लस 3 टाइम्स y।
ना, क्योंकि हमें y को मैक्सिमाइज करना है, ओवरऑल एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए, तो x को मिनिमाइज करना होगा। x की लोएस्ट वैल्यू हम 1 रख सकते हैं, तभी ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर होंगे। अगर हमने 1 से छोटा लिया तो इनमें से कोई एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहेगा, वो हो सकता है फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए। तो उस केस में y की वैल्यू हो जाएगी 288। तो यहाँ पर 288। सॉल्व करने के लिए जनरली यहाँ पर थोड़ा सा गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो आप क्या करें, इसे लिखें 2 मल्टीप्लाइड बाई 290 माइनस 1, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 290 माइनस 2। कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। 29 इंटू 2 580 एंड 29 इंटू 3 87, या फिर आप 29 इंटू 5 डायरेक्टली कर दें, क्योंकि 290 इंटू 2 और 290 इंटू 3 हो गया 290 इंटू 5, राइट। सो 29 इंटू 5 होता है 1450। इसमें से कोई 2 सब्ट्रैक्ट कर दें और एक 6 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1442। ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, एंड डेफिनेटली इसे हमें फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए था। अमीशा कैन कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क इन 20 डेज। ओके, सो विल से 20 डेज में वो एक टास्क को कंप्लीट कर सकती है। आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज शी फेल सिक। हम यहाँ पर डायग्राम सा बना लेते हैं कि यहाँ से उन्होंने 4 डेज काम किया और फिर शी फेल सिक फॉर 4 डेज। सो नेक्स्ट 4 डेज कोई भी काम यहाँ पर नहीं हुआ, and resume the work on the 9th day but with half of her original work rate। इसका मतलब है यहाँ पर तो वो 20 डेज में काम कर सकती है, यहाँ पर क्योंकि उसकी स्पीड हाफ हो गई है तो टाइम टेकन डबल होगा, तो यहाँ से आगे 40 डेज लगेंगे अमीशा को। तो अमीशा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसकी कैपेसिटी है 20 डेज में पूरा काम करने की, और यहाँ पर अमीशा की कैपेसिटी है 40 डेज में पूरा काम। She completed the task in another 12 days। ओके, 12 डेज में इन्होंने बाकी बचा हुआ टास्क कंप्लीट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ अ कोवर्कर है, लेट से उनका नाम है बी। तो ए और बी दोनों काम कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 12 डेज, और ये काम पूरा हो गया है। हु ज्वाइंड हर फ्रॉम द 9th डे, यहाँ पर ही उन्होंने ज्वाइन किया। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर द कोवर्कर टू कंप्लीट द टास्क अलोन वुड बी। ना हम बस यहाँ पर एक बात पता कर लें कि वर्क डन बाय अमीशा इन द होल पीरियड एंड वर्क डन बाय द कोवर्कर इन द होल पीरियड, इन दोनों का सम 1 होना चाहिए। 4 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा, 4/20। आप इसको 1/5 वर्क कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 12 डेज में अमीशा ने कितना काम किया होगा, हम कहेंगे 12/40। ओके, अच्छा, कोवर्कर लेटेस्ट से टोटल x डेज लेता है, तो इन्होंने 12 डेज में कितना काम किया होगा, हम कहेंगे 12/x। सब कुछ मिला के 1 वर्क के इक्वल हो गया है। 4/20 होता है 1/5, 12/40 होता है 3/10। चलिए इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा 40। 22 टाइम्स 4 इंटू 2 8 प्लस 12 प्लस 12/x इज इक्वल टू 1। 20/40 1/2, 1/2 राइट साइड चला जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 माइनस 1/2, दैट इज 1/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 टाइम्स 2 और 24 डेज। ये क्वेश्चन मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है, एंड इसे हमें सेकेंड राउंड के लिए रिजर्व रखना चाहिए। इन द xy प्लेन लेट a इज इक्वल टू -20 एंड b इज इक्वल टू 20। डिफाइन किया है द सेट S एज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट C ऑन द सर्कल x² + y² इक्वल्स टू 4 सच दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज एन इंटीजर। द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द सेट S इज। तो सबसे पहले तो हमारे पास में एक सर्कल है x² + y² इज इक्वल टू 4, या इसको हम लिख सकते हैं 2²। तो इससे तो ये पता चला कि जो सर्कल है उसका सेंटर ओरिजिन पर है और उसकी रेडियस है 2। तो एक XY प्लेन पे हम सर्कल बना लेते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो और रेडियस यहाँ पर क्या हो, 2 हो। ये हमने सर्कल बना लिया है। यहाँ पर ये हमारा सेंटर है और ओरिजिन है 0 0 और उसकी रेडियस है 2। नाउ हमें यहाँ पर 2 पॉइंट भी डिफाइन किए गए हैं, एक तो है A
और एक है बी। ए के कोऑर्डिनेट है -20। नाउ बिकॉज सर्कल की रेडियस 2 है, तो डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि हमारा ये जो पॉइंट ए है वो ये वाला पॉइंट होगा और इसके कोऑर्डिनेट होंगे -20। और ये वाला पॉइंट हमारा बी पॉइंट होगा और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 20। ये दोनों ही पॉइंट्स इस सर्कल पर होंगे। नाउ देयर इज अ पॉइंट सी। इस सरकमफ्रेंस पे कहीं पर भी एक पॉइंट हमारा सी है, राइट, सच दैट कि ट्राइंगल ए बी सी का एरिया एक इंटीजर आ जाए। मे बी सी हम यहां पर कोई पॉइंट ले सकते हैं। तो अगर हम ट्राइंगल ए बी सी की बात करें तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया। हम चाहते हैं ये एरिया एक इंटीजर हो जाए। ट्राइंगल एबीसी का एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस। नाउ ए और बी के बीच का डिस्टेंस ये है 4 यूनिट और मल्टीप्लाइड बाई हाइट। अगर हम यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो ये हमारी हाइट हो गई, राइट। ये वैल्यू हर हालत में एक इंटीजर होनी चाहिए। नाउ 2 goes into 4 2 times, तो ट्वाइस ऑफ एच एक इंटीजर होना चाहिए। और ये कब होगा? हो सकता है एच खुद एक इंटीजर हो, 1 2 3, राइट। हो सकता है एच 1/2, 3/2, 4/2, 5/2, मतलब जहां पर अगर यहां पर फ्रैक्शन में 2 आ गया, सपोज इसको हमने 1/2 लिखा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो भी हमें इंटीजर मिल रहा है। सपोज इसको हमने 5/2 लिखा तो भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें इंटीजर मिलेगा। तो बस हमें सिर्फ यहां पर यह ध्यान रखना है कि हमारा पॉइंट सी जो है वो इस तरह का पॉइंट होना चाहिए कि जिससे अगर हम हाइट निकालें तो वो या तो इंटीजर हो या 1/2, 3/2, समथिंग लाइक दैट हो। सी जो पॉइंट है वो कहां पर है हमारा? इस सर्कल की पेरिफेरी पे। तो अब हम सी को कहां कहां प्लेस कर सकते हैं? ध्यान रखिए ये जो हाईएस्ट वैल्यू सी की हो सकती है वो 2 हो सकती है। तो अगर हम हाइट की बात करें तो पॉसिबल वैल्यू एक तो होगी 1/2, एक होगी 1, एक होगी 3/2 और एक होगी 2। अगर हम h की जगह ये 4 वैल्यू लिख दें तो ट्वाइस इंटू 1/2 इज 1 विच इज एन इंटीजर, ट्वाइस इंटू 1 इज एन इंटीजर, ट्वाइस इंटू 3/2 इज एन इंटीजर, ट्वाइस इंटू ट्वाइस इज एन इंटीजर, करेक्ट। तो सी यहां पर हो सकता है। तो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज जो है वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब है हमारे जो सी पॉइंट है वो कहां कहां हो सकता है? वो ये 4 वैल्यूज ले सकता है। यहां पर से 1/2 हाइट है, मतलब y की वैल्यू यहां पर 1/2 है, यहां पर y की वैल्यू 1 है, यहां पर y की वैल्यू 3/2 है और यहां पर y की वैल्यू 2 है। ऐसे ही हमारा जो पॉइंट सी है वो यहां पर भी हो सकता है। ध्यान रखिए पॉइंट सी यहां पर और यहां पर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस केस में ए बी सी कोलिनियर हो जाएंगे। इनफैक्ट बी और सी जो है वो एक ही जगह पर होंगे या ए और सी एक ही जगह पर होंगे, तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो सी के लिए अगर हम इस पार्ट पे नजर डालें तो कुल कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऐसे ही 7 वैल्यूज यहां पर पॉसिबल है, 1 2 3 4 एंड देन 5 6 एंड 7। तो टोटल 14 पॉसिबल वैल्यूज हैं एंड देयरफॉर हमारे पास 14 ट्राइंगल बने। हम चाहें तो यहां से मान लीजिए इसे कनेक्ट कर दें और यहां से इसे कनेक्ट कर दें। क्या हमें ये एक ट्राइंगल जो मिल रहा है क्या इसका एरिया एक इंटीजर है? यहां से अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी? 1 होगी। बेस हमारा 4 है तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 1, दैट इज 2। एक ट्रिकी क्वेश्चन था। यहां पर कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या गलती करेंगे कि टोटल 16 पॉइंट्स लिख देंगे, वो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को भी काउंट कर लेंगे। आपको केयरफुल रहना होता है इस तरह के क्वेश्चंस को डील करते समय। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। नॉर्मल इस तरह के क्वेश्चंस को हम सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में अटेम्प्ट करते हैं। विनीता ड्राइव्स अ कार which has 4 gears. So let's say gear 1, gear 2, gear 3 and gear 4. The speed of the car in the fourth gear is 5 times its speed in the first gear. अगर स्पीड 5 टाइम है तो जर्नी टाइम 1/5 होगा। दैट मीन्स टाइम टेकन इन द फोर्थ गियर फॉर अ सर्टेन जर्नी इज इक्वल टू टाइम टेकन इन द फर्स्ट गियर डिवाइडेड बाय 5।
या हम कह सकते हैं टाइम टेकन इन द फर्स्ट गियर विल बी 5 टाइम्स टाइम टेकन इन द फोर्थ गियर, अगर दोनों ही डिस्टेंसेस सेम। द कार टेक्स ट्वाइस द टाइम टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस इन द सेकेंड गियर एज कंपेयर टू द थर्ड गियर। तो सेकेंड गियर में जो टाइम लगेगा वो ट्वाइस होगा थर्ड गियर में लगे टाइम के, अगर हम डिस्टेंसेस इक्वल चल रहे हैं तो। 100 किलोमीटर की जर्नी है, विनीता ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन ईच ऑफ द गियर्स 585 मिनट्स टू कंप्लीट द जर्नी। इन्हें लगते हैं इक्वल डिस्टेंसेस का मतलब हो गया 25 किलोमीटर यहाँ पर, 25 किलोमीटर यहाँ पर, 25 किलोमीटर यहाँ और 25 किलोमीटर यहाँ पर। टोटल टाइम हमें गिवन है 585 मिनट्स। लेट्स से अगर हम फोर्थ गियर में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर इस जर्नी में लगा है x मिनट, तो फर्स्ट गियर में मूव करने पर ये टाइम हो जाएगा 5x मिनट। ऐसे ही थर्ड गियर में लेट्स से y मिनट लगा है, तो सेकेंड गियर में हो जाएगा 2y मिनट्स, और इन सभी का सम हमें क्या गिवन है 585। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 5x प्लस x 6x, 2y प्लस y 3y इज इक्वल टू 585। 3 कॉमन ले लेते हैं और डिवाइड कर देंगे, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 195 हमारी इक्वेशन। क्वेश्चन में ये कहा गया है इंस्टेड ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ गियर्स आर 4 किलोमीटर, मतलब यहाँ पर 25 की जगह वो 4 किलोमीटर ट्रैवल करे इस गियर में, यहाँ 4, यहाँ 32 और यहाँ 60 किलोमीटर। तो बताइए ओवरऑल जर्नी टाइम क्या होगा। ना 25 किलोमीटर चलने में 5x मिनट्स लगते हैं, तो 4 किलोमीटर चलने में क्या होगा 5x डिवाइडेड बाई 25 इंटू 4। तो हम ऐसे सबको निकाल सकते हैं बराबर। फटाफट हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5x अपॉन 25 इंटू 4 प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 2y अपॉन 25 इंटू 4। यहाँ पर क्या करेंगे y अपॉन 25 इंटू 32 और यहाँ पर x अपॉन 25 इंटू 60। सिंप्लीफाई करेंगे तो 25, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा। 5 इंटू 4 20x और 60x दोनों मिलके हो गया 80x, और 4 इंटू 2 8y और 32y दोनों मिलके हो गया 40y। सो यहाँ पर हम एक काम करें 40 कॉमन ले लें, 2x प्लस वाई अपॉन 25। ना 2x प्लस वाई ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 195 है, 40 मल्टीप्लाइड बाई 195 अपॉन 25। 5 goes into 25 5 times and in 40 8 times, और ये हो गया 39। 39 इंटू 8 करेंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 312 मिनट्स। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। नॉर्मल इस तरह के क्वेश्चन को हम सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है। अगर आप कहीं कंफ्यूज हो गए तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समय भी ले सकता है और हो सकता है कि आपका आंसर गलत आ जाए। f1 इज इक्वल टू 1 ये हमें गिवन है, और साथ में हमें बताया गया है कि fn जो है वो इक्वल है 3 टाइम्स n माइनस f ऑफ n माइनस 1 के, जहां पर n की वैल्यू इंटीजर है और मोर देन 1 है। हमें वैल्यू पता करनी है f 2023 की। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में आप जब वैल्यूज पुट करते हैं तो यू विल फाइंड कि आपको एक पैटर्न नजर आ जाता है ना। अगर हम यहाँ पर f2 निकालना चाहें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, f2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस f1, और f1 हमारे पास 1 है, तो 6 माइनस 1 ये हो गया है 5। व्हाट अबाउट f3? f3 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस f2, f2 5 है, सो 9 माइनस 5 करेंगे तो 4। f4 क्या होगा, थोड़ा सा स्पीड से कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। f4 क्या होगा, 3 टाइम्स 4 माइनस f3 जो कि 4 था, 12 माइनस 4 ये हो गया 8। व्हाट अबाउट f5? f5 क्या होगा, 3 टाइम्स 5 माइनस f4 विच इज 8, 15 माइनस 8 करेंगे तो 7।
नाउ यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं, ये 1 4 7 3 के गैप में चल रहा है। एक बार ये भी चेक कर लें कि हो सकता है यहाँ पर भी 3 का गैप आ रहा हो। तो व्हाट अबाउट F6, ये होगा 3 टाइम्स 6 माइनस F5 विच इज 7, 18 माइनस 7 11, एंड व्हाट वी फाइंड कि यहाँ पर भी ये हमें 3 का गैप ही मिल रहा है। तो एक तरह से हमारे पास एक ऑल्टरनेट सीरीज आ गई जहां पर 3 का गैप है। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। दैट इज अगर मैं F1 लिखता हूं तो वो है 1, F3 4, F5 7 एंड सो ऑन। क्योंकि हमें F2023 की वैल्यू पूछी गई और 2023 एक ऑड नंबर है, तो हमारा F2023 यहीं पर ही आएगा। हम उसे कैसे निकालें? ये वैल्यू हो गई है F1 की, ये वैल्यू हो गई है F3 की, ये वैल्यू हो गई है F5, ये हो जाएगी F7। ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो हमें, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, हमें बस नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी। अगर ये 2022 होता तो हम कहते हाफ इवन नंबर और हाफ ऑड नंबर, दैट इज 1011 इवन होते और 1011 ऑड होते, और 2023 होते ही एक ऑड बढ़ गया, तो हम कहेंगे यहां से यहां तक टोटल 1012 टर्म्स है। तो बताइए, अगर हमें वो 1012 टर्म निकालनी होती तो हमारा फॉर्मूला क्या होता? a प्लस n माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, और d होगा 4 माइनस 1 या 7 माइनस 4 या 10 माइनस 7, दैट इज 3। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस 1011 इंटू 3, 3033 प्लस 1 करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता? 3034। ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। Assume it is beginning of the year today. Ankita will earn Indian rupees 10,000 at the end of the year. तो ये बिगिनिंग है, यहां से हम कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी शुरू करेंगे। 1 ईयर के बाद इनकी अर्निंग कितनी होगी? 10,000 rupees, which she plans to invest in a bank deposit immediately at a fixed simple interest of 0.5% per annum. ये पैसा 0.5% पर एनम की रेट से वो इन्वेस्ट कर देंगे। हर ईयरली इनकम विल इंक्रीज बाय Indian rupees 10,000 एवरी ईयर। ओके, दैट मीन्स यहां पर उसकी ईयरली इनकम हो जाएगी कितनी? 10,000 बढ़ जाएगी तो वो हो जाएगी 20,000। एंड द फिक्स्ड सिंपल इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय द बैंक ऑन न्यू डिपॉजिट्स विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 0.5% पर एनम एवरी ईयर। तो अब ये 0.5% की जगह कितना हो जाएगा? 1%। What about after 1 more year? ये हो जाएगा 30,000 और इंटरेस्ट मिलेगा 1.5% पर एनम के हिसाब से। If Ankita continues to invest all her yearly income in new bank deposits at the end of each year, the total interest earned by her in Indian rupees in 5 years from today. Now आज से 5 साल के बाद में अगर हम बात करें तो हम बात करें 1 2 3 4 एंड 5, यहां पर उसको कुल कितना इंटरेस्ट मिलेगा? ओके, यहां पर 40,000 रुपीज है, एट द रेट 2% पर एनम की रेट से इन्वेस्ट करेंगी। यहां 50,000 हो जाएगा, बट यहां पर कोई भी इंटरेस्ट उसे नहीं मिलेगा क्योंकि हमें यहां तक ही कैलकुलेशन करना। तो ये जो 10,000 था, इस पे हमें इंटरेस्ट कितने ईयर्स का मिलेगा? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 4 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट, 0.5% हमें गिवन है, तो 4 इंटू 0.5 यानी 2%। ओवरऑल इस 10,000 रुपीज पर उसे 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 2% इंटरेस्ट मिलेगा, और ये होगा 200 रुपीज का। व्हाट अबाउट ऑन दिस 20,000? यहां मिल रहा है 1% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट, बट फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 1 2 एंड 3। सो कहूंगा 1 इंटू 3, दैट इज 3%। 20,000 का 3% होगा 600 रुपीज। What about this 30,000? अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 1.5%, बट फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 1 and 1 2, so we'll say 1.5 multiplied by 2, और अगेन वी कैन से 3%। 30,000 का 3% होता है 900। ऑन व्हाट अबाउट दिस 40,000?
ये मिलेगा 2%, बट फॉर ओनली 1 ईयर, सो दैट इज 2% ओवरऑल इंटरेस्ट। 40,000 का 2% 800। ये जो 50,000 इस पर तो कोई इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं, तो इन सबको ऐड करें, 17 एंड 6 23 एंड 2 2500। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, 2500। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है एंड डेफिनेटली इसे हमें फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए था। In an election with only two contesting candidates, 15% of the voters did not turn up to vote, and 50 voters cast invalid votes. एक काम करते हैं, मान लीजिए टोटल वोटर्स जो हैं वोटिंग लिस्ट में वो है 1000x, 15% ने वोट नहीं डाले, तो 15% होगा 150x। तो हम कहेंगे वोट्स कास्ट कितने वोटर्स ने किए, 850x में। अच्छा, 50 वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने इनवैलिड वोट्स कास्ट किए, तो हम कहेंगे वैलिड वोट्स क्या होंगे, टोटल वोट्स कास्ट माइनस इनवैलिड वोट्स। अच्छा, दो ही कैंडिडेट हैं, तो एक विनिंग कैंडिडेट है, लेट्स इसको हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक लूजिंग कैंडिडेट है, उसको हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विनिंग कैंडिडेट को कुल कितने वोट्स मिले हैं, इट इज गिवन दैट उसे 44% ऑफ ऑल द वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, वोटर्स वोटिंग लिस्ट में थे 1000x, इसका 44% यानी कि 440x लोगों ने विनिंग कैंडिडेट को वोट डाला है। वैलिड वोट्स की हम बात कर रहे हैं यहां पर, राइट। एंड देन व्हाट अबाउट द लूजिंग कैंडिडेट, जो टोटल वैलिड वोट्स हुए हैं उसमें से 440x को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 410x माइनस 50। ये लूजिंग कैंडिडेट को वैलिड वोट्स मिले हैं। विनर गॉट 200 वोट्स मोर देन द अदर कैंडिडेट, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 200 है, तो हम कहेंगे 440x माइनस 410x प्लस 50, इन दोनों का डिफरेंस 200 है। यह हम एक काम और कर सकते थे, 440x इज इक्वल टू 410x माइनस 50 प्लस 200 करते, बात अल्टीमेटली वही होती। सो 30x इज इक्वल टू 150, x की वैल्यू 5 हो गई। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, वो है 1000x, तो अगर हम x की वैल्यू 5 यहां पुट कर दें तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5000। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है और डेफिनेटली इसे हमें फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए था। द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू 95 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 15 इज। ना कोई भी नंबर 15 से कब डिविजिबल होगा, जब वो 5 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। ये दोनों को प्राइम नंबर है और फैक्टर है 15 के। ना अगर हम इस एक्सप्रेशन पर नजर डालते हैं तो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, यहां तक अगर हम एक्सपांड करेंगे तो हमारे पास 5 नहीं आ रहा है, बिकॉज 4 फैक्टोरियल होता है 24, 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2 और 1 फैक्टोरियल 1। लेकिन जैसे ही हम 5 फैक्टोरियल लिखेंगे, अब हमारे पास में एक 5 फैक्टर आ जाएगा, बिकॉज 5 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 5 4 3 2 1। तो डेफिनेटली 5 फैक्टोरियल जो है वो 5 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है। व्हाट अबाउट 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 5 4 3 2 1, तो अगेन ये भी 5 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है। तो हम कहेंगे 5 फैक्टोरियल के आगे अप टू 95 फैक्टोरियल जितने भी नंबर्स आएंगे वो 15 से डिविजिबल होंगे, बिकॉज उनके पास 5 भी होगा और 3 भी होगा। तो ये सारे नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल होने के कारण रिमाइंडर क्या देंगे, 0। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बस यहां पर क्या रिमाइंडर आएगा वो पता करना। 24 प्लस 6 30 एंड 2 32 एंड 1 33, और 33 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो यहां हमारा रिमाइंडर 3 आएगा, एंड देयरफॉर ओवरऑल रिमाइंडर हमारे इस क्वेश्चन में क्या आएगा, 3। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है एंड सर्टनली फर्स्ट राउंड में इसे अटेम्प्ट करना चाहिए था। पॉलिनोमियल हमें गिवन है, जब हम इसे x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है, हमें c प्लस 6 की वैल्यू पता करनी। नाउ एक हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और जब हम उसे x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2। तो रिमाइंडर निकालने का बड़ा आसान तरीका है, आप सबसे पहले x माइनस 1 को इक्वल टू 0 करो,
आप इससे x की वैल्यू निकालें और ये जो x की वैल्यू आपके पास आई है इसे जैसे ही आप पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आपका रिमाइंडर कहलाएगी। वो रिमाइंडर हमें 2 गिवन है। हम x इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर दें इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में। ना x की जगह 1 लिखा है, पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ तो हमें हर हालत में 1 मिलेगा। हमें बार बार सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोएफिशिएंट्स पर नजर डालें। तो यहाँ होगा 4 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 5 प्लस c प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 2। ये रिप्रेजेंट करेगा रिमाइंडर को और रिमाइंडर हमें 2 गिवन है ना। ध्यान रखिएगा हमें c प्लस 6 की वैल्यू पूछी गई है, तो हम एक काम करें, एक c को और एक 6 को कैलकुलेशन से अलग कर लेते हैं और बाकी जो भी टर्म्स हैं उनको राइट साइड ले जाते हैं। तो 4 and 3 7 माइनस 1 6 माइनस 5 1 1 और 1 ये कैंसिल हो गया 0, तो ये बचेगा 2 and 1 3 3 माइनस 4 इज माइनस 1 माइनस 1 एंड माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 3 को राइट साइड ले जाएंगे तो 2 प्लस 3 करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 5। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इमीडिएटली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली ये क्वेश्चन फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन था। द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज। नाउ यहाँ पर a प्लस b प्लस c, इसकी वैल्यू गिवन है 21 या 22 या 23 24 और 25। यहाँ पर a b और c ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 21 को सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक बेसिक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना होगा, n माइनस 1 c r माइनस 1। यहाँ n रिप्रेजेंट कर रहा है 21 को, r रिप्रेजेंट कर रहा है a b और c, यानी टोटल 3 मेंबर्स हैं उसे। तो जैसे ही हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 21 माइनस 1 ये हो गया है 20c2, 3 माइनस 1 2 हो गया है। आगे 22 लिखते ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21c2, नेक्स्ट हो जाएगा 22c2 23c2 और 24c। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर 20c2 होता है 20 मल्टीप्लाइड बाई 19 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस, क्योंकि हमें सारी वैल्यूज को ऐड करना है यहाँ पर। What about this? 21 multiplied by 20, 1 multiplied by 2। यहाँ हो जाएगा 22 multiplied by 21 अपॉन 1 multiplied by 2। ये होगा 23 multiplied by 22, 1 multiplied by 2 और ये होगा 24 multiplied by 23, 1 multiplied by 2। यहां पर 2 तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, 20 इंटू 90 और 21 इंटू 20 इन दोनों को हम फटाफट ऐड कर सकते हैं। तो 20 तो कॉमन होगा और 19 प्लस 21 40, सो वी विल से दिस इज 20 मल्टीप्लाइड बाई 40। यहाँ क्या होगा, 22 कॉमन आएगा, 21 प्लस 23 44, सो वी विल से 22 मल्टीप्लाइड बाई 44। यहाँ पर 24 मल्टीप्लाइड बाई 23। हर एक टर्म को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 10 इंटू 40 ये हो गया 400, 22.2 11 इंटू 44 ये हो गया 484 एंड 12 इंटू 23 ये हो गया है 276। अगर हम सभी को ऐड करें तो हमारी डिजायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 1160। ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है एंड डेफिनेटली इसे फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए था। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमें पता करना है। याद रखिए प्रोडक्ट हमें मालूम करना है। हमें गिवन है log 2, यहाँ लिखा है 2 रेज टू द पावर log x बेस 2 होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स log x बेस 2
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, log x टू द बेस 2 को हम a मान लेते हैं। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, log यहाँ पर बेस 2 में है 2 रेज टू द पावर a स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर a स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी है, इस तरह से पावर में कुछ होता है तो उसको हम बाहर ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर टाइम्स log 2 टू द बेस 2 माइनस 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। log 2 टू द बेस 2 क्या होता है, 1। तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो a माइनस 2 और a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। a की दो पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास में आ जाएगी, दैट इज वो या तो 2 होगी या वो 3 होगी। अगर हम log x टू द बेस 2 को 2 लेते हैं तो log की प्रॉपर्टी के हिसाब से x की वैल्यू क्या होगी, 2 रेज टू द पावर 2 दैट इज 4। और अगर हम log x टू द बेस 2 को 3 लेते हैं तो ओपन करने पर x की वैल्यू क्या होगी, 2 रेज टू द पावर 3 दैट इज 8। ये दो हमारे पास में रूट्स आ गए हैं इस इक्वेशन के, हमें इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा गया है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 8, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 32। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सेक्शन में क्या किया गया था, शुरुआत में मॉडरेट या इंटेंस लेवल के क्वेश्चंस दिए गए थे और बाद में इजी लेवल के क्वेश्चंस। नाउ इजी लेवल के क्वेश्चंस तब हैं जब आपने सारे टॉपिक्स यहाँ पर पढ़े हुए हैं, आपने सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, सभी की प्रैक्टिस की गई, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आईपीमेट एग्जाम में पहली बार पूछा गया। कई स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं कि वो कुछ टॉपिक्स जो बहुत समय से नहीं आ रहे हैं उन्हें पढ़ना बंद कर देते हैं, उन्हें इग्नोर कर देते हैं, और ये गलती आपके लिए नुकसानदायक रह सकती है। तो जब आप तैयारी करें, सभी टॉपिक की तैयारी करें और फिर धीरे धीरे जिनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनके अंदर ज़्यादा वेरिएशंस मिल रहे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करें।